हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। अभी तक अपने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। मीनिंग से हम समझ सकते हैं कि जो अर्निंग है उसको हमने रिटेन किया हुआ है, यानी अपने पास रखा हुआ है। तो retained earning are the profit which have not been distributed by the company to its shareholders and have been retained in the company to be used for future expansion। मतलब कंपनी जो है उसको जो भी प्रॉफिट होता है उसके अंदर से क्या करती है, वो कुछ पार्ट क्या करती है, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और कुछ उसका पार्ट अपने पास रख लेती है। वो क्यों रखती है? फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, या जैसे फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है कंपनी को, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करनी है, मशीनरी परचेज़ करनी है या कोई और लैंड परचेज़ करनी है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो, एसेट क्रिएट करनी है, कैपिटल फॉर्मेशन करना है कुछ भी उसे, तो उसके लिए वो क्या करती है, कुछ पैसा अपने पास रख लेती है। तो वो क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग। अपने इसको इस हिसाब से ले सकते हैं, जैसे मान के चलो मंथली हमारे पास सैलरी आती है, तो अपना प्रॉफिट तो वही है जो सैलरी आई है, ठीक है। मंथ के एंड में हमारे को सैलरी मिलती है। अब उसके अंदर से सब हम अपने एक्सपेंसेस कर लेते हैं। उसके बाद जो अमाउंट बच जाती है उसको हम क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। वो क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग। क्यों रखते हैं अपने उसके पास? कि फ्यूचर में उसका यूज़ कर सके। फ्यूचर में मान के चलो भाई मैंने कार लेनी है या मैंने कोई प्लॉट लेना है, एक घर बनाना है, कुछ भी हो, वो क्या है, हमारी रिटेन्ड अर्निंग है। वैसे ही कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग है, जो भी उसका प्रॉफिट है उसमें से जो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर को और रिमेनिंग अपने पास ही रखा, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो क्या है, कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग। अब इसे हम बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से देख सकते हैं। फ्री रिजर्व जो भी है कंपनी के, उसको रिटेन्ड अर्निंग रिप्रेजेंट करती है। रिटेन्ड अर्निंग डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश कॉस्ट और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, यानी कि ये कोई कॉस्ट हमको नहीं बियर करती है। इसीलिए क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये मानते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग कॉस्ट फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग इन्वॉल्व एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी रिटेन्ड अर्निंग को हम मानते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब में कि अगर इसका यूज़ यहाँ ना करके कहीं और हम करते तो कितना बेनिफिट हो सकता था। जैसे मैंने रुपए जो सेव किए हैं, मेरे पास सेव है रुपए, उसको मैंने बैंक में ना रख के अपने पास ही रखे हैं कैश, तो क्या वो इनकम जनरेट करेगा? कुछ जनरेट करेगा? नहीं करेगा। अगर उसे मैं कहाँ बैंक में रखूँ, एफडी में रखूँ 1 साल के लिए, तो क्या वो मेरे को 10% रिटर्न दे सकता है। तो एक हिसाब से जो मैंने पैसे बैंक में नहीं रखे, एफडी में नहीं रखे, उसको अपने पास ही रखे, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही है, 10%। यानी किसी चीज़ का यूज़ इधर ना होके दूसरी जगह करने पे हमें उससे कितना बेनिफिट हो सकता है। अब उसने वो चीज़ तो खोली ना, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कौन सी इस रिटेन अर्निंग की? तो इसके अंदर हम यही मानेंगे शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो उसने इक्विटी शेयर्स, जो उसके शेयर्स है, उसके ऊपर जो रिटर्न आया है, जो रेट ऑफ रिटर्न कंपनी को आया है उसी शेयर्स पे, वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाएगी। जैसे मान के चलो अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकाली ना, तो वही हम मानेंगे रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट भी उतनी ही आ रही है। देखो, रिटेन अर्निंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट दे कैन बी ऑब्टेन बाय इन्वेस्टिंग आफ्टर टैक्स डिविडेंड इन द सिमिलर सिक्योरिटीज इफ अर्निंग आर पेड टू देम एज डिविडेंड इन कैश। यानी ये माना जाता है कि अगर उनको रिटेन्ड नहीं किया जाता, उनको शेयर होल्डर को वापस दिया जाता, तो शेयर होल्डर उसको वापस क्या करते, कंपनी में इन्वेस्ट करते उसी शेयरों में, और उससे कितना उसे बेनिफिट हो जाता, वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाएगी। तो ये हमारी क्या है, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट। अब इसको हम फॉर्मूले के तौर पे देखेंगे।
एक चीज़ और है, अब इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व है, एक तो इनकम टैक्स और ब्रोकरेज। कैसे? जैसे हमको डिविडेंड मिला कंपनी की तरफ से, ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमें क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। वो हमारी इनकम होगी, इनकम होने पर हमें क्या है, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मान के चलो हमें जो रिटेन अर्निंग है वो 100 रुपये, अब मान के चला वो 100 रुपये कंपनी नहीं रखा, वो किसको दे दिया, इन्वेस्टर को दे दिया, ठीक है। अब इन्वेस्टर उसमें से क्या करेगा, इनकम टैक्स पे करेगा, क्योंकि वो अर्निंग होगी, इनकम टैक्स फिर उसके अंदर से हम माइनस कर देंगे, तो 1 करेंगे इनकम टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अब हमने ये माना है कि भाई इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही है कि कंपनी जो इन्वेस्टर है उसको सेम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा। अब इन्वेस्टर उसको जब इन्वेस्ट करेगा ना, सिक्योरिटीज़ में परचेज़ करेगा, तो उससे ब्रोकरेज या कमीशन पे करना पड़ेगा। कोई भी हम शेयर परचेज़ करेंगे, जैसे मान के चलो 100 रुपये का कोई शेयर मैंने परचेज़ किया, तो मेरे को कमीशन पे करना पड़ेगा 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, तो वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो एक्चुअल हमारा क्या आ जाएगा, उसके अंदर से इनकम टैक्स माइनस कर देंगे और ब्रोकरेज या कमीशन माइनस कर देंगे। तो हमारा अब फॉर्मूला हम देखते हैं क्या है। ये देखो, अब ये हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला है। CR मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू CE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये मान रहे हैं कि हम उसी इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो वही अपनी आ जाएगी कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर से क्या है, मैंने बोला था कि इंडिविजुअल के पास पैसा आ गया तो उसको एक टैक्स पे करना पड़ेगा और ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी वापस इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम ये माइनस कर देंगे दोनों, 1 माइनस TP और ब्रैकेट बंद, फिर दूसरा 1 माइनस B मतलब में ब्रोकरेज, TP मतलब में पर्सनल टैक्स और B मतलब में ब्रोकरेज, C मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, जो अपने ने पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में जो कॉस्ट निकाली थी वही। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर CR अपने को DPS दिया है तो ऊपर अपने DPS लिखेंगे, वही सेम फॉर्मूला जो अपने डिविडेंड पे आउट में निकाला था, डिविडेंड DPS अपन में MPS इंटू 100 था, अब इसमें -1 TP और ब्रोकरेज कर देंगे। EPS में भी वही सेम, और ग्रोथ वाला था जो डिविडेंड ग्रोथ अपना एक मेथड था, उसके अंदर जो फॉर्मूला है उसके अंदर बस हमको 1 माइनस TP और 1 माइनस B ब्रोकरेज ऐड करना है। तो हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि जो इन्वेस्टर है उसको एक तो जो रुपए मिला है उस पर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा और ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। ब्रोकरेज मतलब वापस उसको सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, इसलिए अपने उसमें से टैक्स रेट और ब्रोकरेज ये दोनों माइनस कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसके ऊपर। सोनी लिमिटेड है, उसने 5 लाख रिटेन किया है अपनी करंट अर्निंग से, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, ब्रोकरेज है 3% और शेयर होल्डर का जो टैक्स रेट है वो 30% है। तो हमको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स निकालनी है। अब इसके अंदर अपने को CE दिया हुआ है 10%, कुछ नहीं कैलकुलेट करना, डायरेक्ट CE दिया हुआ है 10%, कि अगर वो इक्विटी शेयर्स को कहीं और इन्वेस्ट करता है तो 10% उसको मिल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, CE गिवन है तो 10 और फिर 1 माइनस में 30 कर देंगे जो हमारा टैक्स है, तो 0.7 आ जाएगा, और ब्रोकरेज है हमारा 0.03, तो 1 माइनस 0.03 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 6.79 क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में करेंगे।